पर उन बॉयकॉट के खोखले नारों पर और उस डिमांड लिस्ट पर जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक दुनिया के सामने लहरा रहा था। आज टीम इंडिया ने बता दिया है कि जब बात मैदान पर आती है तो बाप हमेशा बाप ही रहता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको उस महायुद्ध के हर एक पल, हर एक गेंद और हर एक विकेट की वो खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब बारिश के एक बाद टॉस का सिक्का उछला तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी और टेंशन थी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव आमने सामने थे। करोड़ों की धड़कनें रुकी हुई थी। भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा और मैदान पर आए अभिषेक शर्मा और लंबे समय बाद अपना जलवा दिखाने को बेताब ईशान किशन। लेकिन पारी के पहले ही ओवर में एक बहुत बड़ा झटका लगा। सलमान अली आगा की गेंद पर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले सिर्फ 4 गेंद खेलकर शाहीन अफरीदी को कैच थमा बैठे। स्कोर बोर्ड पर 1 रन और भारत का पहला विकेट गिर चुका था। पाकिस्तानी खेमे में ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। शाहीन अफरीदी दहाड़ रहे थे, बाबर आजम मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि आज वो भारतीय शेर को पिंजरे में कैद कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस शेर को उन्होंने छेड़ा है वो आज भूखा नहीं बल्कि खूंखार होकर मैदान में उतरा है। अभिषेक के आउट होने के बाद सारा दारोमदार ईशान किशन के कंधों पर था और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसे पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ईशान किशन ने तय कर लिया था कि आज कोई डिफेंस नहीं होगा, आज सिर्फ तबाही होगी। शाहीन अफरीदी हो, नसीम शाह हो या फिर सईम अयूब, ईशान ने किसी को नहीं बख्शा। उनके बल्ले से आग निकल रही थी। देखते ही देखते ईशान ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोल दिए। सिर्फ 40 गेंदों में 77 रनों की वो आतिशी पारी, जिसमें 10 खतरनाक चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट 192 से भी ज्यादा का। कोलंबो की उस मुश्किल और धीमी पिच पर जहां रन बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था, वहां ईशान किशन एक अलग ही वीडियो गेम खेल रहे थे। स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस के चेहरों की हवाएं उड़ चुकी थी। ईशान का साथ निभाने आए तिलक वर्मा ने भी 24 गेंदों में 25 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेली और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब 77 रन बनाकर ईशान किशन सईम अयूब की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला। 29 गेंदों में 32 रन बनाकर टीम को स्थिरता दी। पाकिस्तान के सईम अयूब ने जरूर बीच में कुछ विकेट चटकाए और 3 विकेट लेकर भारतीय रन रेट पर थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश की। हार्दिक पांड्या का पहली गेंद पर आउट होना भारतीय फैंस के लिए एक सन्न कर देने वाला पल था, लेकिन भारत की गहराई अभी बाकी थी। अंत के ओवरों में शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 27 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। और फिर रिंकू सिंह ने आकर 4 गेंदों में 11 रन कूटे। उसने भारत के स्कोर पर 20 ओवरों में 175 रनों के एक पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचा दिया। कोलंबो की स्पिन फ्रेंडली पिच पर 175 यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए मौत का फरमान था। अब बारी थी 176 रनों का पीछा करने की। पाकिस्तान टीम जब मैदान पर उतरी तो उनके चेहरों पर वो डर साफ तौर पर देखा जा सकता था जो भारत के 175 रनों ने उनके जहन में पैदा कर दिया था। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके ओपनर्स कोई चमत्कार कर दें, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आज कसम खा रखी थी कि पाकिस्तान को उनके जाल में ऐसा फंसाएंगे कि वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। पारी का पहला ओवर गेंद थी कुनफू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या के हाथ में। पहली 3 गेंदों में हार्दिक ने वो खौफ पैदा किया कि चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक बचकाना शॉट खेला और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। 4 गेंद 0 रन और पाकिस्तान का पहला विकेट जमीन पर। लेकिन असली जलजला तो दूसरे ओवर में आना बाकी था। कप्तान सूर्या ने गेंद थमाई क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े खौफ यारकर किंग जसप्रीत बुमराह को। बुमराह के हाथ में देख पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते हैं। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने सईम अयूब को ऐसा एलबीडब्ल्यू आउट किया कि उन्हें अंपायर की उंगली उठने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। 6 रन पर 2 विकेट लेकर बुमराह यहीं नहीं रुके। उस ओवर की 6ठी गेंद पर उन्होंने पाकिस्तान के नए नवेले कप्तान सलमान अली आगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में स्मशान जैसी शांति ला दी। 13 रन पर 3 विकेट। टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। पूरा पाकिस्तान अब अपने घंटे के किंग बाबर आजम की तरफ देख रहा था। उन्हें लगा कि शायद बाबर आज अपनी क्लास दिखाएंगे और पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगाएंगे। लेकिन आज बाबर का सामना किसी आम गेंदबाजी से नहीं, बल्कि भारतीय स्पिन के उस मायाजाल से था जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। अक्षर पटेल ने गेंद थामी, बाबर आजम को ऐसा नचाया कि वो समझ ही नहीं पाए। 7 गेंद खेलकर सिर्फ 5 रन बनाने वाले बाबर आजम को अक्षर पटेल ने सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल्लियां हवा में उड़ गई और बाबर सिर झुकाकर पवेलियन की तरफ लौट पड़े। 34 रन पर 4 विकेट। पाकिस्तान की आधी उम्मीदें उसी वक्त दफन हो गई जब उनके पूर्व कप्तान में मैदान छोड़ा। इसके बाद सिर्फ उस्मान खान थे जो अकेले दम पर एक हारी हुई जंग लड़ रहे थे। उस्मान ने 34 गेंदों में 44 रनों की जुझारू पारी जरूर खेले, जिसमें 6 चौके और छक्का शामिल था, लेकिन उनके अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। भारतीय स्पिनर्स ने पिच का ऐसा फायदा उठाया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस गए। उस्मान खान को भी आखिरकार अक्षर पटेल ने ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट कराकर पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। कुलदीप यादव की फिरकी में फंसकर मोहम्मद नवाज 4 रन बनाकर शिवम दुबे को कैच दे बैठे और तो और पार्ट टाइम गेंदबाज तिलक वर्मा ने भी अपना हाथ साफ कर लिया। तिलक ने शादाब खान को 14 रनों के स्कोर पर आउट करके पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। 78 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और पाकिस्तान अब मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहा था।
लेकिन टीम इंडिया आज उन्हें कोई रियायत देने के मूड में नहीं थी। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आते ही फहीम अशरफ और अबरार अहमद को बैक टू बैक गेंदों पर आउट करके पाकिस्तान को 97 रनों पर 9 विकेट की शर्मनाक स्थिति में ला खड़ा किया। शाहीन अफरीदी ने जरूर अंत में आकर कुछ अंधे बल्ले घुमाए और 23 रन बनाए, लेकिन वो सिर्फ हार के अंतर को कम करने की एक नाकाम कोशिश थी। पारी के 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने उस्मान तारिक को क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान की पूरी पारी को 114 रनों पर ढेर कर दिया, ऑल आउट। 61 रनों की यह जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार और डोमिनेटिंग जीतों में से एक है। ये उन 11 खिलाड़ियों की जीत है जिन्होंने भाव में बिखरने के बजाय दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। इस मैच का हीरो कोई एक नहीं था। ईशान किशन वो आग उगलती 77 रनों की पारी जिसने मैच को टोन सेट किया। जसप्रीत बुमराह का वो कातिलाना स्पेल जिसने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की रीढ़ तोड़ दी। 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट। अक्षर पटेल की वो जादुई स्पिन जिसने बाबर आजम का अहंकार तोड़ दिया। 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट। हार्दिक पांड्या का वो अग्रेसर 16 रन देकर 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती की वो रहस्यमय गेंदबाजी 17 रन देकर 2 विकेट। ये कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस थी जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट को हर एक डिपार्टमेंट में बुरी तरह रौन कर रख दिया। जरा सोचिए, यही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जो चंद दिनों पहले आईसीसी को आंखें दिखा रहा था, जो कह रहा था हमें रेवेन्यू में ज्यादा हिस्सा चाहिए, हमें बायलैटरल सीरीज चाहिए, वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। आज उन तमाम दावों और शर्तों की हवा कोलंबो के मैदान पर निकल गई है। आज दुनिया ने देख लिया है कि क्रिकेट सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने या प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देने से नहीं जीता जाता। क्रिकेट जीता जाता है जिगर से, मेहनत से और मैदान पर अपना खून पसीना एक करने से। टीम इंडिया ने आज बता दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, वर्ल्ड क्रिकेट का असली बॉस कौन है। पाकिस्तान के लिए हार सिर्फ एक वर्ल्ड कप का मैच हारना नहीं, ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। उनके खिलाड़ियों के पास अब अपने देशवासियों को मुंह दिखाने के लिए कोई बहाना नहीं बचा है। न बारिश उनके काम आई, न उनका बाइकआउट का ड्रामा। आज रात जब वो अपने होटल के कमरों में जाएंगे तो उन्हें ईशान किशन के छक्के और बुमराह की वो यारकर किसी डरावने सपने की तरह याद आएंगे। तो दोस्तों, 15 फरवरी 2026 का महामुकाबला हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया है। इसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है। आज के मैच का असली बॉस आपके हिसाब से कौन था? ईशान किशन की वो बेखौफ बैटिंग या बुमराह का वो कातिलाना स्पेल या फिर अक्षर पटेल का बाबर आजम को बोल्ड करना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और दुनिया को बताएं कि भारतीय टीम के जलवा आपको कैसा लगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक क्रिकेट फैन तक की ऐतिहासिक जीत की पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Hello my dear children. So here warm welcome to you all. तो आज बच्चों हम किस लिए यहाँ पे आए हैं? आज हम आए हैं बच्चों आपके 10th बोर्ड्स के लिए एक वन शॉट रिवीजन करने के लिए। किस चैप्टर का बच्चों? आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वन शॉट में रिवाइज करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होंगे। ये आपका चैप्टर फर्स्ट बच्चों। तो सबसे पहली बात, लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट को बोलते ही हमें किसकी याद आती है बच्चों? सन की याद आती है, बल्ब याद आता है, इलेक्ट्रिसिटी याद आती है। बट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट एंड लाइट इज डिफरेंट। तो लाइट क्या है बच्चों? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड उसके साथ साथ क्या है बच्चों? लाइट अगर ना हो तो हम क्या नहीं कर सकते? हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं, है ना? इतनी सी छोटी सी चीज़ तो सबको पता होगी। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे आज, ठीक है? तो पहली बात क्या, लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो, जैसे आपका एक प्रैक्टिकल रूम, कौन सा वाला? डार्क रूम। आप लोगों ने डार्क रूम सुना होगा। जितने भी आपके ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं वो हम कहाँ परफॉर्म करते हैं बच्चों? डार्क रूम में परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर कोई भी लाइट सोर्स नहीं होता है, लाइट के आने का कोई भी पाथ नहीं होता है। अब बच्चों हमने एक वर्ड यूज किया, ऑप्टिक्स। सो आपके दिमाग में आना चाहिए, मैम ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट से रिलेटेड सभी
टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। टॉपिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन सब को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स के अंदर में स्टडी करते हैं। तो लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? ऑप्टिक्स में। इसीलिए मैंने कहा कि हमें ऑप्टिक्स के जो भी प्रैक्टिकल्स करने होते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? डार्क रूम की नीड होती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डार्क रूम चाहिए। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको ऑप्टिक्स का मतलब समझ में आ गया, आपको लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट के कुछ बेसिक्स पता होंगे। जैसे कि लाइट हमारा कैसे मोशन करता है? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये हो गई लाइट की छोटी सी प्रॉपर्टी, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा लाइट वेव नेचर के साथ साथ और कौन सा नेचर करता है? पार्टिकल। इसीलिए हम लाइट को क्या कहते हैं? और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, उसके साथ साथ ही एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। यानी लाइट के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज है बच्चों, एक तो वेव की प्रॉपर्टी है और एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वेव की तरह बिहेव करता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लाइट क्या करती है? दोनों की तरह ही बिहेव करती है, दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लाइट के पास होती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? लाइट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या क्या है? वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर को लाइट शो करता है। अब ये तो हो गई बच्चों लाइट की बेसिक नॉलेज जो हमारे पास होनी चाहिए। अब बच्चों इसके बाद हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? ऑब्जेक्ट के बारे में। जो हम ऑब्जेक्ट सबसे कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है क्या? क्या होता है ऑब्जेक्ट? है ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी थिंग, चाहे वो पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो या प्लेस हो, जिसकी भी इमेज या स्टडी आपको करनी है, किससे रिलेटेड? लाइट से रिलेटेड। लाइट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव। कितने टाइप्स के बच्चों? 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं? पहला है हमारे पास बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा है बच्चों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें इजीली अवेलेबल है, जो हमारे सराउंडिंग में है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ये 3 टाइप्स के हमारे कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट। पहला जो है ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट को ट्रेवल करने के लिए ऑल्टरनेट पाथ मिल जाए, यानी वो पूरी तरह से क्या हो जाए? क्रॉस कर जाए, उसमें कोई बैरिकेडिंग ना लगा हो, उसको कोई स्टॉप ना कर रहा हो। जैसे मान लें कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज दैट, ओके, ये है नहीं, लेट्स सपोज। अब लाइट हमारी यहाँ से आ रही है, भाई मुझे तो जाने दे, भाई मुझे जाने दे, क्रॉस करने दे। ये क्या कहेगा? भाई मैं तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हूँ, है ना? तो ये क्या करेगा कि ये जाओ, मेरे अंदर से तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें पाथ देता हूँ, मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ। अब इसको शॉर्ट में क्या करना है? पाथ। इट हैज पाथ फॉर लाइट रेज। इसके पास क्या है बच्चों? रास्ता है, किसके लिए? लाइट रेज के लिए। क्या करता है? फुल्ली पास कर देता है। अब अगर हम यही बात करें ट्रांसलूसेंट, बेटा ट्रांसलूसेंट, इसमें ट्रांसपेरेंट की कुछ चीजें आती हैं। मतलब क्या आता है बच्चों? यहाँ पर जैसे
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या किया कि जितनी भी लाइट रेज आ रही थी उन सभी लाइट रेज को क्या किया, अपने अंदर से रास्ता दे दिया कि हाँ तुम क्रॉस कर लो ये रोड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो, हमारे पास रास्ता है तुम्हारे लिए। बट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, बेटा नहीं, हम तुम सबको नहीं जाने देंगे। ये क्या करेगा, ये कुछ लाइट रेज को क्या करेगा, पास कर देगा और कुछ को यहीं पे बैरिकेड कर देगा, क्या करेगा, रोक देगा, बैरियर लगा देगा। मतलब यहाँ पर लाइट क्या होती है, पार्शियली पास होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियली मतलब आधा अधूरा, ठीक है। पार्शियली लाइट यहाँ पर ट्रेवल करती है और पार्शियली यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। अब जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ये थोड़े से अहंकारी टाइप के हैं ना, इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही अहम रहता है। क्या करते हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने अंदर से तुम्हें रास्ता बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्रॉस करने का कोई पाथ नहीं देने वाला हूँ। यानी इनके अंदर से लाइट रेज ट्रेवल नहीं करेंगी, नॉट ट्रेवल इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। तो यानी बच्चों ये तीन टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी ट्रांसपेरेंट की, कि ये सारे लाइट को पास करने का रास्ता देने वाले हैं। लेकिन ट्रांसलूसेंट की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट को पार्शियली पास कराते हैं एंड पार्शियली क्या करते हैं, रोक देते हैं। और जब हम बात करते हैं ओपेक की, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को ट्रेवल करने के लिए रास्ता नहीं देते हैं बच्चों, ठीक है।